Hey guys, welcome back to my channel Knowledge Delta and I am Sunila Jha. This is my second video of one short lecture on rise of nationalism in Europe. And इसे देखने से पहले आपको मेरी फर्स्ट वीडियो देखनी होगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Now we are moving on and next topic is romantic imagination and national feeling. रोमांटिक इमेजिनेशन, यहाँ हम बात कर रहे हैं रोमांटिसिज्म की और इसमें जो नेशनलिज्म का आइडिया था वो थोड़ा सा यहाँ चेंज हुआ है. जैसे नेशनलिज्म का आइडिया जो पहले जो देखा गया और लोगों ने सोचा कि एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी को एक्सपेंड करना और वॉर्स करना, उससे ही नेशनलिज्म जो है आ जाता है. यही नहीं, यहाँ पर एक फीलिंग्स का, सेंटिमेंट का जो है वो डेवलपमेंट हुआ, उसके थ्रू भी नेशनलिज्म लाया जा सकता है. तो ये यहाँ जो टॉपिक आ रहा है आपका रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग. तो रोमांटिक जो है ये इमेजिनेशन जो है ये कैसे नेशनलिज्म को जोड़ता है, कैसे डेवलपमेंट करता है लोगों के अंदर. तो यहाँ जो ये भावना आ रही है तो उस फीलिंग को हम किस तरह से दिखा सकते हैं. तो यहाँ जो रोमांटिसिज्म फिलोसफर थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजनिंग एंड साइंस, यानी कि जो रीजनिंग है और साइंस को उसको ना लेते हुए उन्होंने सेंटिमेंटल और जो मिस्टिकल फीलिंग्स थी उसको फॉलो किया. और जैसे कि आप कह सकते हो फोक सॉन्ग्स, पोइट्री एंड डांसेस एंड डायलेक्ट्स जो हैं डिफरेंट टेरिटरीज के, उन सब के थ्रू जो है वो ज़्यादा जो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की जो भावना थी उसको जगाना चाहते थे. जैसे अगर हम बात करें, कुछ लोग ऐसे भी थे जो इतने एजुकेटेड नहीं थे, जो नेशनलिज्म की भावना को वैसे किताबों के ज़रिए या बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, जो मीडियम है जो एजुकेशन का, उसके थ्रू समझ सके. तो यहाँ पर हम बात करते हैं जॉन गॉटफ्रीड, एक ये जर्मन फिलोसफर थे जो रोमांटिसिज्म को काफ़ी इन्होंने प्रमोट किया और उसी को ही आगे लेकर चले. तो इन्होंने पोइट्री, सॉन्ग्स एंड ये आप कह सकते हो मिस्टिकल फीलिंग्स, इन सब को काफ़ी बढ़ावा दिया और इन सब के ज़रिए जो है लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को जगाने की कोशिश की. और इन्होंने इसको काफ़ी प्रमोट किया डिफरेंट टाइप से, फोक डांसेस एंड आप ये कह सकते हो यहाँ पर दो डांसेस के नेम भी आते हैं, जैसे कि आप आगे चल के देखोगे, जिसको कि नेशनल सिंबल बनाया गया. अब जॉन गॉटफ्रीडर जो है ये जर्मन फिलोसफर थे और इन्होंने इसको आगे लेते, मतलब इस भावना को इन्होंने सॉन्ग्स और पोइट्री के थ्रू आगे बढ़ाया. अगर हम बात करें पोलैंड की, पोलैंड जो था एक समय में इंडिपेंडेंट टेरिटरी हुआ करता था, लेकिन इसको पार्टीशन कर दिया गया ग्रेट पावर्स ऑफ, जैसे आप कह सकते हो रशिया, ऑस्ट्रिया और ये जो थे हंगरी, रशिया, ऑस्ट्रिया, ये ग्रेट पावर्स थी जिन्होंने पोलैंड को पार्टीशन किया. और ये अब ये इंडिपेंडेंट जो टेरिटरी था वो नहीं था, लेकिन लोगों के अंदर जो भावनाएं थी नेशनलिज्म की वो अभी भी जिंदा थी. किसके थ्रू? उनके सॉन्ग्स जो थे, उनकी जो पुरानी जो हेरिटेज थी, उन सब के जो सॉन्ग्स वगैरह थे, जो उनका आप ये देख लो. एक कॉमन सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. वैसे हम सबके अंदर देशभक्ति की भावना होती है, बट वो जगाई कैसे जाती है? जब कोई हम देशभक्ति सॉन्ग सुनते हैं या अपना हम नेशनल एंथम सुनते हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर जाग जाती है. ऐसे ही इन्होंने भी क्या जो पोलैंड था वो उस समय में पार्टीशन हो गया, जिसको ग्रेट पावर्स जो मैंने अभी आपको नाम लिए उन्होंने डिवाइड कर दिया था, पार्टीशन कर दिया था. लेकिन जो लोग थे वो आज भी अपनी कल्चरल जो उनकी एक्टिविटीज़ थी उसके थ्रू जो है जुड़े हुए थे, संगीत के जरिए जुड़े हुए थे, जो उन्होंने बचपन से, अपने चाइल्डहुड से और जो पुराने हेरिटेज से जो उन्होंने सुना हुआ है उसको उन्होंने अभी भी अपने हार्ट में अलाइव कर रखा था बाय सॉन्ग्स और जो ये फोक पोइट्री थी, फोक सॉन्ग से आप ये कह सकते हो उनके जरिए. तो अब इसको जिंदा कैसे रखा जाए? तो जो भी नेशनलिस्ट थे उस टाइम के, उन्होंने इसी को ही जरिया बनाया. संगीत को आप म्यूजिक कह सकते हो, ओपेराज थे. अब मैं यहाँ म्यूजिक ओपेराज की बात करती हूँ तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आते हैं जिनका नाम है कैरल कोरपेंस्की. इन्होंने क्या किया, ओपेराज के थ्रू एंड म्यूजिक के थ्रू जो है ये लोगों के अंदर, पोलैंड के जो लोग थे उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना को जागृत किया और लोगों को एक होने का एक इंडिकेशन दिया कि ऐसे. अब रशिया जो था काफ़ी बड़ी पावर थी, उसने क्या किया, रशियन लैंग्वेज जो है लोगों पर इम्पोज कर दी. जो वहाँ के पोलैंड में जो स्कूल्स थे वहाँ पर रशियन लैंग्वेज स्टार्ट कर दी, पॉलिश की बजाय उस भाषा को रोक दी गई और रशियन भाषा जो है स्कूल्स वगैरह में चलाई गई. अब ये जो लोग हैं अपनी भाषा को कैसे, मतलब अगर उन्होंने कोई रिबेलियन किया भी तो उसको दबा दिया गया. एक बार आर्म्ड रिबेलियन हुआ वहां पर जिसको कि सप्रेस किया गया. अब इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इन्होंने अपनी भाषा को ही हथियार बना लिया, लैंग्वेज को एज अ वेपन जो है इन्होंने यूज किया
और जो वहाँ के जो चर्च के जो बिशप वगैरह थे, या आप ये कह सकते हो पादरी थे जो थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो भी मतलब कि एक सम्मेलन वगैरह हुआ करता था, वो लोग अपनी भाषा में, मतलब पॉलिश भाषा में उन्होंने ये सब प्रीच वगैरह देने स्टार्ट कर दिया। और जब रशियन लोगों को पता चला कि ये अपनी भाषा को जो है प्रमोट कर रहे हैं, रशियन भाषा को वायलेट कर रहे हैं और उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी पादरी थे ये, या बिशप कह सकते हो आप, जो चर्च में काम करते थे, उन सबको इन्होंने सजा के तौर पर सबको साइबेरिया भेज दिया कि जो इनको ये समझ में आ जाए कि जो हमारा कहना नहीं मानेगा तो हम उसको इस तरह से हैंडल करेंगे। तो रोमांटिसिज्म, यहां बात आ रही है, रोमांटिसिज्म की बात कर रहे हैं हम। तो रोमांटिसिज्म में मेनली फीलिंग्स, सेंटिमेंटल, मिस्टिकल जो है, ये सब चीजें जो है यहां पर ज्यादा फॉलो की गई और उसको फॉलो करते हुए नेशनलिज्म का आइडिया आगे बढ़ाया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ये फर्स्ट सेंचुरी की हम बात 19th सेंचुरी की फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं हम। जब फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी है, उस समय में जो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट हुए। तो ये हुए क्यों? 1830 का टाइम जो है यूरोप में काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहा एज अ इकोनॉमिकल। आप इकोनॉमिकल बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि जो काफ़ी हार्डशिप रही 1830 में यूरोप में। अब ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह थी फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये फूड शॉर्टेज की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग इतने ज़्यादा बेकाबू हो गए थे कि सारे के सारे रोड पर, यानी कि पेरिस की सड़कों पर नजर आ रहे थे। उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए थे और किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी पीपल्स थे उनको जाने नहीं दिया जा रहा था, रोका जा रहा था। इस डर के मारे जो लुई फिलिप थे वो भी वहां से भाग गए, इस तरह से मजबूर हो गए कि वो भी भाग गए। और फाइनली हुआ ये कि अब नेशनल असेंबली जो है उसने अपने आप को रिपब्लिक प्रोक्लेम किया और लोगों में एक ये विश्वास जगाया कि जो भी 21 ईयर से ऊपर के मेल हैं उन सभी को काम मिलेगा और उनके लिए नए नए वर्क इंस्टीट्यूशन जो है इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ये एपिसोड तो था आपका 21 ईयर राइट टू वर्क, ये नेशनल असेंबली ने कहा। इससे पहले का एक एपिसोड जो है बताया जा रहा है यहाँ पर, जो कि सिलेसिया में हुआ था। ये वीवर्स थे यहाँ पर और इनके बीच में जो है काफ़ी बड़ा जो है एक आप ये कह सकते हो मतलब डिस्प्यूट जो है वो हुआ था कॉन्ट्रैक्टर और उसकी वजह से। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता रही थी फूड शॉर्टेज हुआ, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। ये चीज़ें जो हुई तो हुई क्यों? इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था रैपिडली इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बढ़ना। जॉब जितने लोग ढूंढ रहे थे उतनी जॉब वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। मीन्स जॉब सीकर्स मोर देन द एम्प्लॉयमेंट। जितना जॉब सीकर्स थे, जो जॉब ढूंढने वाले थे, उनसे ज़्यादा जो है मतलब वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं अवेलेबल थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक चीज़ और, इंग्लैंड में मशीनरी आ चुकी थी जिसके कारण जो छोटे जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, जो काम करने वाले लोग थे, वो उन मशीनरीज का जो है क्या कंपटीशन नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि मशीनरीज जो है वो सस्ते रेट पर जो है वो अपना प्रोडक्ट दे रही थी और यहाँ जो छोटे स्केल पर काम करने वाले लोग हैं वो उसको कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। उसके कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि जब उनका कोई प्रोडक्ट लेगा नहीं तो वो बनाए क्यों? तो वहाँ मार्केट में तो अब जो मशीनरी से बना हुआ, जो इंग्लैंड जो था वो मशीन इस्टेब्लिश कर चुका था, मशीनरी काफ़ी इस्टेब्लिश हो गई थी पूरे यूरोप के कंपटीशन में। पूरे यूरोप में अभी तक मशीनरी नहीं आई थी, लेकिन इंग्लैंड जो है फुल्ली मशीनरी वाला जो है एक पार्ट हो गया था यूरोप में, तो वो कंपटीशन नहीं दे पा रहे थे वहाँ पर। एक ये भी रीज़न था जिसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। अब इतनी सारी चीज़ें होने की वजह से हंगर, हार्डशिप एंड अब उसी की वजह से होगा नेक्स्ट पॉपुलर रिवोल्ट। तो यहां बात कर रहे थे इन 1845 वीवर्स इन सिलेसिया। ये एक इसी के इससे जोड़ते हुए एक एपिसोड है, मतलब ये तो 1848 का है, ये 1845 का मतलब पहले का है। तो यहां क्या बताया गया, सिलेसिया में ये यहां पर कॉटन वीवर्स थे, कॉटन वीवर्स रहते थे और उनको जॉब की तलाश थी। तो उसका एडवांटेज लेते हुए जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो उनको ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड वेजेस जो है देते थे, मतलब इतना कम पैसा देते थे कि उन्हें ये लगता था कि चलो कुछ तो मिल रहा है, उस वजह से वो काम कर रहे थे। लेकिन वो सोच रहे थे आज इंक्रीज होगा, आज इंक्रीज होगा, बट एक टाइम आया जब उनका टॉलरेंस पावर जो था वो खत्म हो गया और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के गोडाउन पे जो उनका घर था उस पर जो है क्या कर दिया, छापेमारी कर दी
और जितना भी उनका रॉ मटेरियल रखा हुआ था उनके गोडाउन्स में, उनके घरों में, मतलब इस तरह से उनके अंदर एक टेरर हो गया कि वो लोग अपना घर छोड़ छोड़कर भाग गए। जहां रहते थे वो छोड़कर भाग गए और साथ के जो गांव थे जहां उनके रिलेटिव्स रहते थे वहां पहुंचे कि हमें शरण मिल जाएगी, हमें रिफ्यूज मिल जाएगा, बट वहां उन्हें आश्रय नहीं मिला क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा रिवॉल्ट हो रखा है और अगर हमने इन्हें शरण दी या पनाह दिया तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। फाइनली फिर उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने पुलिस का सहारा लिया और पुलिस ने 24 आवर्स के अंदर उसको जो भी रिवॉल्ट था उसको सप्रेस किया और उसमें 11 जो आपके वीवर्स थे वो मारे गए। तो इस तरह से जो ये रिवॉल्ट था उसको सप्रेस किया गया। एंड आप ये कह सकते हो हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट जो था यहाँ पर, उसकी जो भी कारण थे, उसके जो भी कारण थे वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज 1848 द रेवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स, जहां की पीजेंट्स और कई तरह के रिवॉल्ट चल रहे थे जो हमने पीछे पॉपुलर रिवॉल्ट पढ़े। वहीं पर बिजनेसमैन, एजुकेटेड पीपल्स और मिडिल क्लास जो थे ये साइड बाय साइड जो है अपना एक माइंड चलाकर ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लगे हुए थे, यूनिफिकेशन के लिए लगे हुए थे कि हम अपने नेशन को या स्टेट को नेशन स्टेट कैसे बनाएं। तो वहीं पर हम बात करें अगर फ्रांस की बात करते हैं अगर हम, तो फ्रांस हैड ब्राउड अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क। अब लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो मोनार्की जो है इसको यहाँ पर हटा दिया गया और इसे रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। किसे? फ्रांस को। लेकिन अगर हम दूसरे पार्ट्स की बात करें जो यूरोप का ही पार्ट्स है, अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, तो वो अभी तक वहां पर नेशनलिज्म आया भी नहीं है, यूनिफिकेशन हुआ भी नहीं है। जैसे अगर जर्मनी की बात करें हम, जर्मनी की बात करते हैं, पोलैंड की बात करते हैं, ऑस्ट्रो हंगेरियन की बात करते हैं, ये जितने भी एम्पायर है यहां पर अभी यूनिफिकेशन नहीं हुआ है, नेशन स्टेट नहीं आया है। तो अब यहाँ क्या, यहाँ जितने भी मेल फीमेल हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड यूनिफिकेशन ये एक साथ हो जाए। अब ये होगा कैसे? तो यहाँ पर कुछ जो जर्मन की कंडीशन, अगर हम जर्मन का केस ले रहे हैं, तो इन जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, इन्होंने जो एक मीटिंग करने करके इन्होंने एक अपना प्रोसेसन किया, एक जुलूस टाइप में आप कह सकते हो, वो जुलूस टाइप निकाला और ये फ्रैंकफर्ट सिटी पहुंचे और वहां पर सेंट पॉल चर्च था, वहां इन्होंने एक मीटिंग प्रोसेस की और वहां 831 मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट हुए। 18 मई 1848 831 इलेक्टेड पीपल्स ने ये डिसाइड किया कि वहां एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया और उसके अकॉर्डिंग ही जर्मन जो है जो आगे का है प्रोसीजर लेगा, मतलब उसका जो कंट्री है या वो जो रीजन है वो उस अकॉर्डिंग ही चलेगा। अब वहां पर हेड जो है, हेड बनाया जाएगा, किसको, लीडर किसको बनाया जाएगा? तो ये नाम आएगा आपका फ्रेडरिक फोर्थ। फ्रेडरिक फोर्थ ये जो थे प्रशा के थे और इन्हें ये ऑफर किया गया कि आप जो है हमारे हेड बने। लेकिन जहां ये इलेक्टेड पीपल्स उनको ये हेड बनने के लिए ऑफर दे रहे हैं, उन्होंने उन राजाओं का या उन किंग्स का साथ दिया जो इलेक्टेड मेंबर्स के खिलाफ थे और उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपकी लीडरशिप स्वीकार नहीं करता। अब इन्होंने जैसे ही मना कर दिया तो यहां पर लोग हो गए कम, क्योंकि यहां तो मिडिल क्लास के लोग ज्यादा थे, जो एजुकेटेड लोग थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे वो ज्यादा थे, जो एरिस्टोक्रेट थे या मिलिट्री थी वो सब भी उनसे हट गई। और अगर आप बात करें मजदूर वर्ग की, तो मजदूर वर्ग को इन्होंने इतना कंसिडर ही नहीं किया, तो मजदूर वर्ग वैसे ही हट गए। एट लास्ट हुआ क्या, वहां पर जो पार्लियामेंट बनी थी, जो इन्होंने ड्राफ्ट किया था, जो भी चीज हुई थी वो भंग कर दी गई मिलिट्री को बुलवाकर, और ये जो इन्होंने जो भी डिसीजन लिया था, ड्राफ्ट किया था या जो भी चीज हुई थी, तो जो ये पार्लियामेंट जो बनी थी इलेक्टेड पीपल से, उसको वॉयलेट कर दिया गया, उसे तोड़ दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक बताने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी। जो लिबरल्स की हम पीछे बात कर रहे थे, तो लिबरल्स के जो समुदाय था, उसमें जो लिबरल का जो इंस्टीट्यूशन था और जो उसने घोषणाएं की थी, उसमें महिलाओं के लिए एक कॉन्ट्रडिक्शन था। वहां महिलाएं रोल तो निभा रही थी, लेकिन उनके लिए ना सफरेज था, ना कोई वोटिंग राइट था। आप ये कह सकते हो कि उन्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी। तो उसमें उन्होंने क्या किया, अपने लिए पॉलिटिकल एसोसिएशन खुद से उन्होंने बनाया। जो भी वहां पर जो आप कह सकते हो डेमोन्स्ट्रेशन होते थे, उनमें उन्होंने एक्टिविटी दिखानी शुरू कर दी और अपने लिए न्यूज़पेपर और ये सब जो है उन्होंने एस्टेब्लिश किया।
और ये सब करने के बाद जब आपने देखा था पीछे कि वहां पर पार्लियामेंट्री जो भी असेंबली बनी थी वो वायलेट हो गई और उसे डिसबैंड कर दिया गया था, उसके बाद जो कंजर्वेटिव थे फिर से वो आ गए और उन्होंने जो भी लिबरल्स का मूवमेंट था उसको सप्रेस करने की पूरी कोशिश की और दबा भी दिया, सप्रेस कर दिया। लेकिन वो फिर से जो पुराने रूल थे वो वापस रीस्टोर नहीं कर पाए। ये यहां तक जो लिबरल का जो एक पार्ट था और कंजर्वेटिव की जो स्टार्टिंग थी वो मैं आपको बता रही हूँ। लिबरल का पार्ट वहीं पर खत्म हो गया और अब जो है कंजर्वेटिव की हम जो बात कर रहे हैं, तो कंजर्वेटिव ने ये किया लेकिन वो पुराने रूल जो थे उनके वो फिर से नहीं ला सके। एंड नाउ जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। तो यहां कहने का मतलब है कि आर्मी जो है क्या वो एक राष्ट्र का निर्माण कर सकती है, निर्माता बन सकती है। नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन हु इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट। अब यहां पर 1848 में जर्मन के जो कुछ हिस्से थे उसको जोड़कर जो है इन्होंने यूनाइट करने की कोशिश की और कोशिश की भी तो उस रिबेलियन को आप कह सकते हो दबा दिया गया और उसे आगे नहीं जाने दिया गया, मतलब सक्सेसफुल नहीं हुए। अब यहां जो ये यूनिफिकेशन की बात थी जर्मनी की, तो उसकी बात हो उसका जो जिम्मा था वो किसने संभाला? प्रशा में एक नाम जो यहाँ पर आता है मेन, ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे ऑटोमन बिस्मार्क। ये जो है इन्होंने ये कमान संभाली कि जर्मनी को ये यूनिफिकेशन या आप कह सकते हो नेशनल स्टेट बनाएंगे। तो ऑटोमन बिस्मार्क इन्हें हम कह सकते हैं आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। जो ये प्रोसेस चला था जर्मनी को बनाने का यूनिफिकेशन का, उसका आर्किटेक्ट इन्हें कहा जा सकता है। अब इन्होंने कैसे ये काम पूरा कैसे किया, ये प्रोसेस पूरा कैसे हुआ? विद द हेल्प ऑफ प्रशासन, जो पर्शियन जो आर्मी थी उसकी आर्मी की हेल्प से, और जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो वहां पर जितने ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने साथ दिया ऑटोमन बिस्मार्क का और उसने जर्मनी को यूनिफाइड किया और नेशनलिज्म वहां पे स्टैब्लिश की। और ये स्टैब्लिश करते करते कैसे हुआ, 7 वर्षों तक 7 इयर्स तक इसने कई बड़ी पावर से लड़ाई की, वॉर किया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। 7 इयर्स तक ये प्रोसेस चला। इनको डिफीट करने के बाद प्रोसेस जो था यूनिफिकेशन जो था जर्मनी का वो कंप्लीट हुआ। और कब हुआ? 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। अब यहां पर जब मैं ये कह रही हूं आपको कि ऑटोमन बिस्मार्क जो थे कहां के थे? प्रशा के थे। तो इन्होंने क्या किया, यहां पर जो लीडरशिप की, जो यहां पर एम्परर जो बनाएंगे वो इन्होंने प्रशा का ही किंग था ये विलियम फर्स्ट, इसको जो है लीडरशिप दे दी। और ये वर्साइल में हुआ था। ये जो यहाँ पर आप ये कह सकते हो प्रोसेशन जो हुआ था क्राउन का वो यहाँ हुआ था और विलियम फर्स्ट को यहाँ बनाया गया। लेकिन ये तो एट इंस्टेंट जो था उस समय जो इन्होंने डिसीजन लिया और यहाँ पर इनको बना दिया। लेकिन बाद में जो रिप्रेजेंटेटिव जितने थे, ये सेकंड टाइम की मैं बात कर रही हूँ, जितने रिप्रेजेंटेटिव थे, जितने प्रिंस वगैरह थे वहां के, उनको बुलाया गया और उनकी मीटिंग रखी गई हॉल ऑफ मिरर्स में, वर्साइल है वहां पर, और हेडेड बाय काइजर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशा। इन्हें जो है मतलब एक आप लीगली तौर पर कह सकते हो, ये बाद में इनको बनाया गया और फाइनली जो है जर्मन एम्पायर का या जर्मनी का जो कह सकते हो ये किंग बने और ये वहां के काइजर विलियम फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं 2-3 चीजें पूछना चाहूंगी आप लोगों से, जैसे लिबरल का कंजर्वेटिव का डिफरेंस क्या है, क्या रूल्स थे उनके, क्या प्रिंसिपल्स थे उनके, क्या डिफरेंशिएशन थे उनकी ओपिनियंस में, उनके थॉट्स में। लिबरल्स में उन्होंने वुमेन को क्या क्या मतलब आप ये कह सकते हो क्या छूट दी, नहीं दी, ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर हमने बहुत सारे यूरोप के कई सारी कंट्रीज के बारे में पढ़े, जैसे कि आपने फ्रांस के बारे में पढ़ा, तो फ्रांस को हमेशा इसमें सुपीरियर दिखाया गया है कि वो नेशनल स्टेट बन चुका है, उसने एज अ रिपब्लिक अपने आप को अनाउंस कर लिया है। जितनी भी चीजें हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो क्वेश्चंस जो है आप रिवाइज करिए और उससे आपको खुद कंसिडर हो जाएगा कि आपने कितना अभी तक गेन कर लिया है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यहां पहले बात कर चुके हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, अब आता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो ये मिड ऑफ द 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। जो इटली था वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था, लेकिन उसमें जो रूल करने वाले थे जो भी मोनार्की से वो इटालियन नहीं थे, सिर्फ एक सर्डिनिया पिडेमोंट, ये जो पार्ट था सर्डिनिया पिडेमोंट, यहाँ पर इटालियन रूलर जो था, आप नाम याद रखेंगे इसका, विक्टर इमैनुअल सेकंड, ये यहाँ पर रूल कर रहे थे। सिर्फ एक यही पार्ट था
उस जो हमने 7 पार्ट की, मैंने कहा इटली को 7 पार्ट्स में, वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था, लेकिन जो बाकी 6 पार्ट थे उसमें इटालियन रूलर कोई भी नहीं था एक्सेप्ट सर्डिनिया पीडेमोंट। ये जो 7वां पार्ट था, या जो भी आप 7 पार्ट कह सकते हो, सर्डिनिया पीडेमोंट, ये जो था यहां पर इटालियन रूलर जो है वो रूल कर रहा था, जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल सेकेंड। अब इटली का यूनिफिकेशन किस तरह से हो, अब इसमें कई लोगों का हाथ था, तो जिसमें जैसे कि हम पहले भी पढ़ा है कि अपने आप ही यूनिफिकेशन नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोगों का मतलब कंट्रीब्यूशन होता है। तो एक आते हैं गिसेप मैज़िनी, इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ये एक इटालियन रेवोल्यूशनर थे और इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज जो है वो फाउंडेड की थी, जो आपको याद होगा, यंग यूरोप एंड यंग इटली। तो यहां पर इन्होंने यंग इटली, ये जो है नाम आपको याद है, यंग इटली, ये एक सीक्रेट जो है सोसाइटी इन्होंने स्टैब्लिश की थी, जहां पर उन सारे यंग लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी जो कि रेवोल्यूशन चाहते थे और जो इटली का यूनिफिकेशन चाहते थे। तो गिसेप मैज़िनी आपको याद रखना है, और इसी के आगे जो आएगा एक बिल्कुल सेम नेम आएगा बट वहां डिफरेंट है, मैं तब आपसे बात करूंगी। अभी जो नेक्स्ट आता है, आप फेलियर्स ऑफ रेवोल्यूशनरी, जो इटली को आजाद कराना चाहते थे या फिर आप ये कह सकते हो यूनिफाइड कराना चाहते थे, उसमें जितने भी रेवोल्यूशनर्स थे उन सब ने अपने जितने भी मतलब आप कह सकते हो पेच या जो भी उनके वो थे, सब हथकंडे उन्होंने अपना लिए, उसके बावजूद वो फेल हो गए। फेलियर्स ऑफ रेवोल्यूशनरीज ऑफ द इटली। अब क्या हो, केवल एक नाम आता है कावुर। कावुर सीएम, ये चीफ मिनिस्टर था, हु लेड द डिप्लोमेटिक एलियंस विद फ्रांस। ये बहुत ही एक चतुर किस्म का इंसान कह सकते हो, बहुत ही डिप्लोमेटिक था ये। इसने एक एलियंस किया फ्रांस के साथ, और ये देखो ये इटली में रह रहा है, लेकिन इटालियन ना आकर इसे फ्रेंच लैंग्वेज ज्यादा अच्छे से आती थी, तो इसका जो आप कह सकते हो इंप्रेशन जो है वो ज्यादा अच्छा पड़ेगा। तो इसने क्या किया, कावुर ने, जो फ्रांस है, फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक एलियंस किया, और इसने और फ्रांस ने मिलकर ऑस्ट्रिया फोर्सेस जो थी उसको हराया। कब हराया? 1859, क्योंकि ये एक बड़ी जो आप कह सकते हो ग्रेट पावर थी उस टाइम में, तो इसने इसीलिए फ्रांस का सहारा लिया और फ्रांस के साथ मिलकर इसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। अब आता है गिसेप गैरिबाल्डी, इन्हीं की बात कर रही थी मैं कि जिनका नाम इनसे मिक्स होता है। ये गिसेप मैज़िनी है और ये गिसेप गैरिबाल्डी है। इनका क्या रोल था? इन्होंने क्या किया, आर्म्ड वॉलंटियर्स जो थे, एक आप लीडरशिप की इन्होंने आर्म्ड वॉलंटियर्स की, और इन्होंने साउथ इटली और 2 सिसिलीज जो थे, यहां पर ये घुसने में जो है कामयाब हुए। किसके थ्रू? जितने भी लोकल वहां पे पीजेंट्स थे, जितने भी आम किसान वहां के लोग थे, उसका सपोर्ट इन्होंने पा लिया। किसने? गिसेप गैरिबाल्डी ने। और ये कौन सी जगह है? साउथ इटली और 2 सिसिलीज। यहां पर जो लोकल पीजेंट थे उनका सपोर्ट इन्होंने जीता, और उसके थ्रू ये यहां घुसे, और जो भी वहां का रूलर था उसे वहां हटा दिया गया, और फाइनली इन जगहों पर जो है इन्होंने अपना क्रांति का झंडा जो है लहरा दिया। और फाइनली 1861 में आप ये भी कह सकते हैं जो इमैनुअल सेकेंड थे, इमैनुअल सेकेंड, इन्होंने भी काफी अच्छा रोल निभाया यहां पर, क्योंकि सर्डिनिया पीडेमोंट के ये रूलर थे, इन पे ही ऑलमोस्ट सारा, क्योंकि आप बाकी कोई रूलर तो साथ यूनिफिकेशन में साथ नहीं देगा, इन्होंने बहुत बड़ा एक अपना रोल यहां पर निभाया। और 1861 में इमैनुअल सेकेंड को जो एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया यूनिफाइड इटली का। तो इस तरह से आप कह सकते हो यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ। पहले क्या 7 पार्ट में डिवाइड था, उनमें से एक पार्ट जो था सर्डिनिया पीडेमोंट था। इटली जो था 7 पार्ट में डिवाइड था, उसी का वो 7 पार्ट में से एक पार्ट था सर्डिनिया पीडेमोंट, जहां पे एक इटालियन रूलर विक्टर इमैनुअल जो था वो क्या कर रहा था? रूल कर रहा था। गिसेप मैज़िनी की हमने बात इसलिए की क्योंकि इन्होंने भी यंग इटली जो है इसके लिए सीक्रेट जो है सोसाइटी स्टैब्लिश की थी। फिर यहां हमने बात की, अब जब गिसेप मैज़िनी भी आ गए, फेलियर्स ऑफ रेवोल्यूशनरी ऑफ इटली, मतलब जो रेवोल्यूशनरीज थे वो भी फेल हो गए, तो उसके बाद सारा जिम्मा किसके पे आ जाता है? विक्टर इमैनुअल पर। ये जो है सारा इन्होंने बागडोर संभाली। अब इसी में से इनका जो सीएम था कावुर, उसने लेड किया और डिप्लोमेटिक एलियंस फ्रांस के साथ किया, और फाइनली इसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हरा दिया। 1859 में हरा दिया। तो कुछ पॉइंट जो है यहाँ पर जो भी यूनिफिकेशन हो रही है या क्या कुछ हो रही है, जैसे हम इटली की बात करते हैं तो इटली के लिए कुछ और पॉइंट्स आएंगे, कौन कौन से इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, कौन से करेक्टर हैं, वो सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है।
क्योंकि यहाँ पर यूनिफिकेशन हो रहा है, तो एक टर्म वाइज कौन कहां पर क्या रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है। तो यहाँ काबूल आ रहे हैं, काबूल ने डिप्लोमेटिक अलायंस किया और उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया। फिर आया नीचे गिसेप गैरिबाल्डी, तो इन्होंने क्या, इन्होंने लीडरशिप रखी, किसके साथ लीडरशिप किसके साथ निभाई, आर्म्ड वॉलंटियर्स जो थे, आर्म्ड वॉलंटियर्स के साथ इन्होंने इनकी लीडरशिप की और ये इनके थ्रू साउथ इटली में और 2 सिसिलीज में घुसे, किनके मदद से, जो वहां के लोकल पीसेंट्स थे, लोकल पीसेंट्स के जो लोकल लोग होते हैं वो इजीली बाहर वालों को सपोर्ट दे सकते हैं क्योंकि वो हर चीज जानते होते हैं। तो जो लोकल सपोर्ट ये लोकल पीसेंट थे उनके थ्रू जो है ये घुसे और वहां पर घुसकर उन्होंने वो क्रांति फैलाई और जो भी वहां का रूलर था, ये जो भी था, उसको निकाल दिया वहां से। और फाइनली एट द एंड 1861 में इमैनुअल सेकेंड डिक्लेयर्ड एज एम्परर ऑफ यूनिफाइड इटली। नेक्स्ट टॉपिक, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इसे ऐसा जो टाइटल दिया गया है वो क्यों दिया गया है, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। जैसा कि हम जानते हैं अभी तक जितना भी यूनिफिकेशन हमने देखा, चाहे वो फ्रांस का था, चाहे वो जर्मनी का था, चाहे वो इटली का था, हर जगह कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन हुआ, लोगों ने वहां पे किया, अलग अलग तरीके से किया, कोई मिलिट्री का साथ देकर, तो जंकर्स का साथ देकर, या कॉमन पीपल का, या एजुकेटेड लोगों का, इस तरह से। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन हुआ था वो एक आप कह सकते हो ब्लडलेस रेवोल्यूशन था, इसीलिए इसको ये टाइटल दिया गया है यहाँ पर, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। पर ये हुआ कैसे, 18वीं सदी से अगर हम पहले की बात करें तो ब्रिटेन का जो था, या आप ये कह सकते हो ब्रिटेन की सत्ता का यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जो यहाँ पर एक आयरलैंड है जहां पर ये लोग आप कह सकते हो ब्रिटिश एजल्स वर एथनिक वंस। अब यहाँ अलग अलग, मतलब इस आयरलैंड पर इंग्लिश भी रह रहे हैं, वेल्स भी रह रहे हैं, स्कॉटिश भी रह रहे हैं और आयरिश भी रह रहे हैं। लेकिन ये सभी रह रहे हैं, लेकिन सबकी जो कल्चरल एक्टिविटीज है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, वो सब डिफरेंट है। लोग एक दूसरे से किसी तरह से भी बॉन्डेड नहीं है। तो आप ये कह सकते हो ये एथनिक ग्रुप्स हैं, मतलब इनकी अपनी कल्चरल अपना एक्टिविटीज है, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं जिनको कि ये फॉलो करते हैं। बाकी कोई भी यहाँ पर कॉमन चीज इनके बीच नहीं है। लेकिन अब इसमें हुआ क्या, जो इंग्लिश है, ये जो इंग्लिश लोग थे, इनके पास धीरे धीरे पैसा आने लगा, मतलब आप कह सकते हो स्लोली दे वर ग्रोइंग इनटू प्रॉस्पीरियस कैटेगरी में आ सकते हैं ये सारे के सारे, और सारे के सारे प्रॉस्पीरियस हो गए। और जैसा ही पैसा आ जाता है तो इंसान अपने आप ही शक्तिशाली हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। वो डोमिनेंसी उसके अंदर आ गई। जो इंग्लिश लोग थे उन्होंने डोमिनेंसी स्टार्ट कर दी किस पर, जो अदर ग्रुप्स थे, जो आइलैंड पर रहने वाले थे, उन पर जो है अपनी डोमिनेंसी दिखानी शुरू कर दी। और जैसे ही पैसा आता है तो दूसरा भी मानना शुरू करता है। अगर कोई उसमें से उठता भी है, जैसे अगर हम स्कॉटिश की बात करें, तो इनकी जो कल्चरल एक्टिविटीज थी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, उसको दबाने के लिए इन्होंने बहुत सारे सप्रेस आप जो कह सकते हो वो किए, बट उसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ। आप पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू कह सकते हैं, पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू जो है इन्होंने किया, जो स्कॉटिश के जितने भी प्रभावशाली एक्टिविटीज थी या पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उसको इन्होंने दबाया। और जैसे ही मैंने अभी कहा आपको कि ये वेल्दी हो गए थे, काफी पैसा आ गया था, समृद्ध आ गया था, तो ये इनकी जो पावर थी उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाने लगी दूसरे जितने भी एथनिक ग्रुप थे उनके द्वारा। इन 1688 ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है यहाँ पर, इसने एक बहुत अच्छा जो है मेजर रोल प्ले किया यहाँ पर। क्या कि जो मोनार्की थी उसकी पावर को रिस्ट्रेन कर दिया, कंट्रोल किया, रोक दिया गया। और फिर जो दूसरी कंट्रीज हैं, आप जैसे देखेंगे फ्रांस की बात करते हैं या कोई और कंट्रीज की बात करते हैं, वहां वेजेस वॉर हुए। मींस लोग जो थे एक दूसरे का, मतलब कि किसी तरह से आप ये कह लो कि क्रांति हुई और उसमें बहुत सारे लोग, किसी को कुछ जैसे सजा दे दिया, किसी को कहीं पनिशमेंट देकर साइबेरिया भेजा, किसी को कुछ करा के, मतलब वो सब चीजें यहां पर नहीं हुई, एक सिंपल वे में। तो आप ये कह सकते हो फ्रांस में भी ये चीज हुआ, इटली में भी हुआ, जर्मनी में हुआ, लेकिन यहां पर पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू हुआ। उन सब जगहों पर कंट्री वाइड रेवोल्यूशन हुआ, या कंट्री साइड से जो लोग आए उन्होंने रेवोल्यूशन किया, कॉमन लोग जो थे उन्होंने रेवोल्यूशन किया। बट यहां पर अगर हम रेवोल्यूशन की बात करें तो यहां कोई इस तरह का रेवोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन जो पावर में थे लोग, यानी कि जो इंग्लैंड के लोग थे वो पावर में थे और उन्होंने यूनिफिकेशन किया। मतलब कॉमन पीपल को छोड़कर जो एरिस्टोक्रेट लोग थे या फिर जो यहाँ पर आप ये कह सकते हो सत्ता में थे, पावर में थे, वो लोग, उन लोगों ने यहाँ पर जो आप कह सकते हो यूनिफिकेशन किया।
तो यहाँ पर एक चीज और आई, जैसे कि एन एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में, ये क्या था यहाँ पर, विच लेड द कंक्लूजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पर स्कॉटलैंड को और ये इंग्लैंड को ये क्या करके एक कंपाइल कर दिया गया इन्हें, और जोड़कर बना दिया गया ग्रेट ब्रिटेन। जो डोमिनेंसी थी इसकी स्कॉटलैंड की, जो भी इसकी कल्चरल एक्टिविटीज थी, उन सबको यूनिफाइड करके इंग्लिश में ही यानी कि मिला दिया गया, और ये बन गया आपका ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसीलिए इसको आप कह सकते हो, अब तो पता चल गया होगा आपको कि ये टाइटल क्या है, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। मींस यहाँ पर ब्लडलेस रेवोल्यूशन हुआ, कोई ब्लड का साइन नहीं था, और बहुत इजीली ही इसने जो है अपना पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू अपने आप को यूनिफिकेशन कर लिया। जबकि हमें याद होगा कि 18वीं सदी से पहले ब्रिटेन का यहाँ पर प्रियर जो है कोई हिस्ट्री, कोई हेरिटेज नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक, विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइज करना, नेशन को विजुअलाइज करना, किसी रूलर को विजुअलाइज करना हो या उसकी पोर्ट्रेयल बनानी हो तो वो तो इजी है, लेकिन आप नेशन को जो है वहां पर एक पोर्ट्रेयल दिखाना चाह रहे हैं उसका, तो वो कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने इसके लिए ये चूज किया कि एक फीमेल फिगर जो है वो उन्होंने नेशन के लिए सिंबलाइज किया, कि फीमेल फिगर से जो है वो ये एलिगरी जो है यहाँ पर यूज किया उन्होंने, फीमेल फिगर को एलिगरी दिखाया कि वो नेशन को यहाँ पर सिंबलाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रियल में देखें तो फीमेल की तो सोसाइटी में वो इमेज थी ही नहीं जो यहाँ पर नेशन की दिखा रहे। उन्होंने ना तो वोटिंग राइट दिया, ना ही वो पार्लियामेंट्री एक्ट में उनको इन्वॉल्व होने देते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है इतना बड़ा उन्होंने सिंबलाइज किया यहाँ पर फीमेल फिगर को, नेशन स्टेट के लिए उन्होंने एलिगरी बनाया। अब यहां हम बात करते हैं कि पर्सन है या कोई भी चीज है, पर्सन को दिखाया जा रहा है, तो अब यहां फीमेल को ही क्यों चूज किया गया, क्योंकि इतनी बड़ी टॉलरेंस पावर या जो भी चीज कहें हम, जितने भी आर्टिस्ट थे, अब आप अपने अगर भारत माता की बात करें तो भारत माता कहा जाता है, पिता नहीं कहा जाता यहाँ पर। तो यहाँ पर भी जो है फीमेल फिगर को एलिगरी इसीलिए बनाया गया कि पुराने टाइम से जो आर्टिस्ट है, मातृभूमि है या कोई चीज है, तो उसे फीमेल से ही कंपेयर किया जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, चाहे वहां पर रिपब्लिक की बात की जा रही हो, चाहे लिबर्टी की बात की जा रही हो या जस्टिस की बात की जा रही हो, वहां पर भी उन्होंने वो फीमेल फिगर का ही यूज किया है। अब अगर हम बात करें कि इंडिपेंडेंस की, तो कुछ साइंस जो है उस समय में उन्होंने सिंबलाइज किए हुए थे, जैसे कि आप रेड कैप बोलो, रेड कैप है, ब्रोकन चेन्स, ये सब जो सिंबलाइज कर रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। रेड कैप और ये ब्रोकन चेन्स, ब्रोकन चेन्स टूटी हुई जंजीर, मतलब जंजीर अगर है तो ये दिखाया जा रहा है कि आप स्लेव हैं, एज अ स्लेव, गुलाम हैं। लेकिन जब वहां पे ब्रोकन चेन्स को यहाँ पे मतलब सिंबलाइज कर दिया गया है, इट मींस रेड कैप यहाँ पर जो दिखाया गया है, रेड कैप और ब्रोकन चेन जो है ये आपको लिबर्टी का साइन यहाँ पर दिखाता है। रेज ऑफ राइजिंग सन, ये जो है आपको क्या दिखाता है, न्यू एरा, बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। मैंने आपको क्या बोला, रेज ऑफ द राइजिंग सन, इससे तो सिंबलाइज एक तरह से देख लो, लेकिन आपको पता होगा तब तो आप वहां मार्क करेंगे और लिखेंगे कि रेज ऑफ द राइजिंग सन होगा अगर, तो इसका मतलब ए बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। अगर सोर्ड दिखाया जा रहा है वहां पर, तो यानी कि आप प्रिपेयर हो जाओ वॉर के लिए। ये चीजें सिंबलाइज की गई थी वहां पर। ऐसे ही कुछ यहां पर आ रहा है, एक फ्रेंच आर्टिस्ट है जिन्होंने मारियान, ये जो है एक फीमेल फिगर थी जो फ्रेंच आर्टिस्ट ने वहां पर बनाई, और इसे वहां पर जितने भी कह सकते हो आप स्क्वायर यार्ड्स वगैरह थे, जो उनके चौक वगैरह थे, वहां पर जगह जगह लगाए गए कि जिससे लोगों को ये यूनिटी का जो है याद दिलाता रहे। और उसके स्टैंप और कॉइन्स वगैरह पर भी उस मारियान की जो है फोटोज लगाई गई। ये भी एक फीमेल एलिगोरी थी जिसको आगे इन्होंने प्रोसीड किया, आगे फॉलो करते गए। फिर इसी का ही आता है एक अगला नाम, जर्मेनिया। जर्मेनिया भी, ये भी एक फीमेल फिगर ही है, लेकिन ये जर्मन के लोगों का है, यानी कि जर्मन के लोगों ने यहाँ पर जर्मेनिया नाम दिया, ये सिंबलाइज किया यहाँ पर, और ये भी यहाँ पर आप कह सकते हो अपने नेशन को दिखाने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस यूनिटी को दिखाने के लिए। अब यहाँ जर्मेनिया की एक स्पेशलिटी बताएगी कि इसने एक क्राउन पहना हुआ होता है, वो क्राउन जो है ओक लीव से होता है। अब यहाँ पर ओक लीव से क्यों लिया, क्योंकि जर्मन के लोग जो होते हैं वो ओक को हीरोइज्म का साइन मानते हैं, हीरोइज्म यानी वीरता का साइन। तो उस लेडी को जो है वो क्राउन जो है पूरा ओक लीव से बना हुआ क्राउन पहनाया गया है वहां पर, और ये दिखाया गया है कि ये एक हीरोइज्म, मतलब कि ये कोई वीक लेडी नहीं है, ये हीरोइज्म, मतलब कि यहाँ इसने अपनी जो है
कह सकते हो जितने भी हीरोइज्म करके जो है इसे इंडिपेंडेंस गेन किया है और उसी लिए उसको सिंबलाइज वहां किया गया। तो आप रियल लाइफ में देख सकते हो, सोसाइटी में देख सकते हो, वहां उसको कोई भी डेजिग्नेशन या पदवी नहीं दी गई, कोई भी राइट नहीं दिया गया, बट यहां पर इतनी बड़ी पोस्ट जरूर दे दी गई है। उसे एलिगरी का साइन, नेशन स्टेट का साइन बना दिया गया, यूनिफिकेशन का साइन बना दिया गया, इंडिपेंडेंस का साइन बनाया गया। अब जैसे जस्टिस जो फ्रेंच आर्टिस्ट है मारियन का, इसने बोला, इसने एक लेडी ऐसे बताया कि न्याय के लिए, जिसने पूरा उसकी आंखों पे पट्टी है और हाथ में वेइंग स्केल है, जो आप उसे तराजू भी बोलते हैं, वो ले रखा है उसने, जिससे वो ये दिखा रहा है न्याय को बता रहा है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, न्याय कानून की नजरों में सब एक जैसा है। ये तो आप लोगों ने आमतौर पर भी देखा होगा, ये होता है। तो यहां पर विजुअलाइजिंग द नेशन, तो ये जो चीजें थी ये मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज कैसे सिंबलाइज करती है, क्या क्या चीज इन्होंने, जो आर्टिस्ट थे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को डिफरेंट चीजों के लिए सिंबलाइज किया। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा। अब 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर आके जो ये नेशनलिज्म का जो आइडिया था ये काफ़ी नैरो लगने लगा, और जितने भी नेशनलिस्ट थे ये आपस में जो है इनकी जो है एक तरह से आप कह सकते हो लड़ाइयाँ, आपस में डिस्प्यूट होने लगा इनके। अब इंपीरियलिज्म जो है, इंपीरियलिज्म यहाँ पर जो है वो थोड़ा अपना रूप ज़्यादा दिखाने लगा। नेशनलिज्म इसके आगे छोटा पड़ गया और इंपीरियलिज्म ज़्यादा दिखाई देने लगा और ज़्यादा डोमिनेंस दिखने लगा। तो यहाँ यूरोप का ही एक पार्ट था बल्कन। ये बल्कन जो पार्ट है या रीजन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इट वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर और सभी कल्चरल एक्टिविटीज से, पॉलिटिकल एक्टिविटीज से बिल्कुल अलग थे, उनको जोड़कर ये पार्ट बनाया गया था। ये यूरोप का काफ़ी बड़ा सा पार्ट था, लेकिन ये काफ़ी टेंस था, कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पर वो ज़्यादा थे। ये ऑटोमन एम्पायर जो है उसके अंडर आता था, और यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे, लोग जो यहाँ के रहने वाले थे, उन्हें स्लाव कहा जाता था। जनरल तौर पे यहाँ के जो लोग थे उनको स्लाव कहा जाता था। अब ऑटोमन एम्पायर जो है उसने मॉडर्नाइजेशन के लिए कई सारे चेंजेस किए यहाँ पर, लेकिन उसे ज़्यादा सक्सेस मिली नहीं, वो उतना कर नहीं पाया। और जो यहाँ पर जो अलग अलग जिनसे ये मिलकर बना था वो सभी के सभी इंडिपेंडेंट होकर, मतलब अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ाई करने लगे। वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही चला गया। इस कॉन्फ्लिक्ट जितने भी डिफरेंट थे, ये तो अलग अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने नेशन स्टेट के लिए, मतलब आप कह सकते हो अपनी कल्चरल हेरिटेज के लिए लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पर। उसका साथ साथ जो बड़े बड़े जो पावर्स हैं, जैसे रशिया की बात करेंगे आप, ऑस्ट्रिया की बात करेंगे, जो भी यहाँ पर हैं, वो सभी यहाँ पर एक्सटेंड करना चाहते हैं अपनी टेरिटरी, उनके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं कि हमारा एक्सटेंशन हो और हमारा ट्रेड आगे बढ़े, और जिससे कि पावरफुल बनेंगे वो। इसलिए जो ग्रेट पावर्स थी उनके बीच में भी ये होड़ लग गई, एक कंपटीशन हो गया कि कौन कितना पार्ट, ज़्यादा लार्ज पार्ट को अपने कब्जे में कर सकता है। तो यहाँ पर इंपीरियलिज्म की बात कर रहे हैं हम, तो जो जिसके अंडर में जितना ज़्यादा, जिस एम्परर के अंडर में आएगा वो उतना ज़्यादा टेरिटरी को कवर करेगा, उसका यूज़ करेगा। अब इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट, जो ग्रेट पावर्स हैं वो भी आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो बल्कन जो रीजन था ये एक कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आप ये कह सकते हो ये जो पूरा जो रीजन है ये एक मैदान, मतलब लड़ाई का मैदान कह सकते हो, वो बन गया था। और इसी के चलते ये जितने भी ग्रेट पावर्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, रशिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, जो भी हैं, ये सारे जो हैं होड़ में लगे हुए थे कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम टेरिटरी को अपने कब्जे में कर ले। और यही कारण था, दीज आर द रीज़न फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारा 1914 में, वो उसके पीछे यही रीज़न थे कि होड़ लगी हुई थी, कंपटीशन था कि हमने लार्ज टेरिटरी को अपने अंडर में, कंट्रोल में करना है। और इसीलिए यहाँ पर नेशनलिज्म जो है काफ़ी, उसका जो कद छोटा दिखाया दिया गया और इंपीरियलिज्म को बढ़ता हुआ दिखाया गया। स्लाव, मैंने एक वर्ड बोला, जो यहाँ के कॉमन लोग थे, यहाँ के रहने वाले बल्कन स्टेट में, बल्कन रीजन में कह सकते हो आप, उनको स्लाव कहा जाता था। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ये यहाँ पर, और ऑस्ट्रिया, हंगरी जो है, ये सारे जो हैं आप काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे कि ये पावर को होल्ड कर सकें और यहाँ पर अपनी पावर दिखा सकें।